शेयर, ठीक है, थैंक यू। हेलो बेटा, 1 मिनट में अभी जरा 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। हेलो। यस सर। हाँ बेटा विशेष आ गए। अरे नहीं थोड़ा सर। टेक्निकल इश्यू हो गया था। हेलो। तो वो दूसरे बहुत स्लो हो गया, पता नहीं कैसे पीसी। और आज बच्चे कुछ कम आए, एग्जाम वगैरह चल रहे हैं क्या? हाँ सर। मैं समझ रहा हूँ। अभी सर कौन होने कौन वाले आए सर हैं? अभी सर होने वाले एग्जाम अभी होने वाले हैं 2 हफ्ते में। सर टर्म 2 आने वाले हैं ना अभी अच्छा, इसलिए। टर्म 2, हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो। सिलेबस भी अभी काफ़ी है। चलो अच्छा बेटा, पैराबोला का क्या रहा? पैराबोला किया आपने अच्छे से? सर मेरा सर हो नहीं पाया सर। अच्छा। सर मैंने और सर देखा था पीडीएफ, लेकिन सर मतलब रिवाइज नहीं किया अभी। अच्छा, वैसे कॉन्फिडेंस है ना, हो जाएगा ना? ये सर मैं कर लूंगा बाद में। हम्म। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो बेटा कोई भी बच्चा मुझसे पूछ सकते हैं बाद में, ठीक है ना? तो आज हम लोग इलिप्स करेंगे बेटा, और इलिप्स में सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझ लें। और डेफिनेशन में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट होगा जो हम लोग मूव कराएंगे जिसको, और दो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे। ये इस तरह से मूव करता है कि सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, मान लीजिए ये S1 है और ये S2 है और ये मूविंग पॉइंट P है, तो ये जो सम ऑफ टू फिक्स्ड पॉइंट्स रहता है ये कांस्टेंट रहता है। PS1 और S2 में इसको कह देता हूँ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, वेयर K इज कांस्टेंट। तो मैं लिखूं क्या फिर इस यहाँ पे कि let a variable point moves in a plane in a way that let a variable point moves in a plane in a way that sum of its distances from fixed points two fixed points remains constant, then locus of this point is called ellipse। ये होता है बेटा, और ये मैं यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ PS1 प्लस PS2 इज इक्वल्स टू के। के कांस्टेंट है। Here S1 and S2 be the foci of ellipse and K is length of major axis ऑफ एलिप्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये वाली कि यहाँ पर PS1 और PS2 क्या है? P एक वेरिएबल पॉइंट है, S1 S2 फोकाई है। तो सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ दिस वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम टू स्टेशनरी पॉइंट्स, दे आर फिक्स्ड पॉइंट्स बेसिकली, remains constant, and magnitude of this constant is nothing but what? This is length of major axis of the ellipse.
तो मान लो मैं आपसे कहूँ, अच्छा एक इसमें बेटा ये बात और ध्यान रखिए, यहाँ जो S1 और S2 का अपना डिस्टेंस है, S1 S2 का अपना डिस्टेंस है, दैट मस्ट बी लेस देन के। पता है इस डेफिनेशन पर भी कभी कभी क्वेश्चन आए हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन, देखो यहीं पे बैक टू बैक देता हूँ, एक डेफिनेशन अभी और कराऊंगा बेटा आपको। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मैं आपसे कह देता हूँ 10, और आपसे पूछा कि फाइंड आउट वेदर द लोकस ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉइंट, आई मीन दिस पॉइंट इज एन एलिप्स और नॉट। तो आप ना एक बात बताओ, अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर बेसिकली, क्या ये एक्स वाई और 0,1 के बीच का डिस्टेंस नहीं है बेटा? बताना। यस सर। डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। अच्छा ये क्या होगा? ये एक्स वाई और 5,0 के बीच का डिस्टेंस है ना बेटा? अब अगर जो मान लो ये पॉइंट मेरे पास ए है, ये पॉइंट मेरे पास बी है, क्योंकि तो वेरिएबल वैल्यू है, इसको हम लोग पी पॉइंट मान सकते हैं। तो जरा ए और बी का डिस्टेंस देखना, जो स्टेशनरी पॉइंट है। स्टेशनरी हम क्यों कह पा रहे हैं इनको? क्योंकि वो फिक्स है। अब 0,1 मूव थोड़ी ना करेगा, वो तो फिक्स एक जगह पर बैठ गया जाकर। लेकिन एक्स कॉमा वाई मूव करेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग एक्स वाई को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देंगे, वो नए 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 पोजिशन पे जाता रहेगा। तो आप जरा मुझे बताओ, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 5 माइनस जीरो स्क्वायर 25, उसके बाद 1 स्क्वायर रूट ऑफ 26। क्या ये वैल्यू 10 से लेस है? श्योर 10 से लेस है। यस। देन हाँ, तो मैं क्या लिखूं बेटा? देन लोकस ऑफ दिस पॉइंट बी एलिप्स, ये वाला बेटा, ये ध्यान रखें आप। अच्छा इसी में हमें दो नॉलेज, दो बातों की नॉलेज और मिलती है। जैसे कोई मुझसे पूछे भाई क्या आप फोकाई पहचान पा रहे हो इसकी? पक्का। एक जीरो ए और वन है, और कौन सा बेटा? 5,0। बिल्कुल। और एक तो ये नॉलेज हमें मिली, दूसरी हमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी मिल जाती है। अभी मैंने आपको बेशक बताया नहीं है मेजर एक्सिस कहाँ होता है, बट मैं नाम से बता रहा हूँ आपको बस। ये कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्टिव इज दैट कि भाई हमने इस डेफिनेशन को एक्सप्लोर किया है, और कुछ नहीं। अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं जान पा रहे हैं उसके बारे में, बस इतना ही कि इफ़ यू सी दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, so you should check about whether the distance between a stationary point is less than the magnitude of this one or not. अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, यदि इक्वल हुआ तो या ग्रेटर हुआ तो? उसके लिए मैं आपको एक बात कहूंगा। एक बात बताओ बेटा, अगर जो ये तो हो गई फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, अगर जो S1 S2 का जो डिस्टेंस है वो के इक्वल हो गया, तो पता है क्या होगा आपका? भाई फिर तो S1 S2 के बीच का डिस्टेंस के इक्वल होने का मीनिंग है ये पॉइंट यहीं पे कहीं लाई करेगा। मतलब वो फिर ये S1 S2 के बीच का डिस्टेंस, अब P पॉइंट यहीं तो लाई कर सकता है, क्योंकि आप कह रहे हो कि भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस के इक्वल है, तो के भी समथिंग यही हो गया। तो PS1 प्लस PS2, तो इसका मतलब क्या होगा? इट डिस्क्राइब अ लाइन सेगमेंट, इट डिस्क्राइब्स अ लाइन सेगमेंट joining S1 एंड S2। और थर्ड केस एक बार बताइए, थर्ड केस में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि भाई SS1 के बीच का डिस्टेंस के से बड़ा हो जाए। के को कहाँ रख, फिर आप पी को कहाँ रखोगे? यदि यहाँ रख रहे थे तो ये वाला था, यहाँ रख रहे थे तो ये बना दिया। थर्ड केस बड़ा पॉसिबल नहीं होगा। तो वहाँ क्या लिखेंगे आप थर्ड केस में? अगर जो SS1 डिस्टेंस ग्रेटर देन के हो गया, तो इसका जो लोकस होगा आप लिखेंगे लोकस इज नल सेट। तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझें। इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, आप ये मान के चलिए कि भाई एक क्वेश्चन हमारे सामने हो गया। You may be given sum of two distances in this type of expression whose sum is also given to you। फिर उसके बाद में आपसे कहेंगे कि व्हाट इज द लोकस। तो आप बहुत जल्दी में इसका डिसीजन ना लें कि भाई ये तो सम ऑफ टू डिस्टेंसेस है, कांस्टेंट है, तो इट मस्ट बी एन एलिप्स। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये जो दो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस का रिलेशन इस वाले डिस्टेंस से क्या है। समझ में आई बेटा सबको बात? ये
कोई कंफ्यूजन किसी को है तो मुझे बताइए। डन है ना? चलिए Yes. तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाएं, ठीक है? देखिए एक मिनट, एक मिनट बेटा। इस पे नेक्स्ट स्लाइड पे कैसे जाएंगे? वो सिंबल तो है ना, पेज अप से जाएंगे। हाँ बेटा देखिए, तो इसमें हम लोग जब दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, एक डेफिनेशन सब बच्चों को क्लियर हो गई, अब दूसरी डेफिनेशन पर जाते हैं। लेट अ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन in a way that ratio of its distance from a fixed point to the distance from a fixed line is constant. Then देखो बेटा, then its locus is called ellipse. समझ में आई बात? देखो फिर से समझ लीजिए, लेट अ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन। अच्छा, पैराबोला की डेफिनेशन भी तो दिया था हमने कुछ ऐसे ही। by ratio of its distance from fixed point, from a fixed point, sorry, to the distance from a fixed line. एक जैसी है ना? ऐसे सेम सी लगी। बस इसमें चेंज कहाँ पे आएगा? जो ये कांस्टेंट है जिसे हम इसेंट्रिसिटी कहते थे बेटा, वहां पे तो उसकी वैल्यू 1 थी, इलिप्स के लिए लेस देन 1 होती है। मैं आगे डिस्क्राइब करता हूँ, देखिए ऐसे करके। हेयर द फिक्स्ड पॉइंट इज focus point and fixed line is directrix. फिक्स्ड पॉइंट फोकस पॉइंट है, फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, एंड magnitude of constant is denoted by small e and is called eccentricity of ellipse. Here the value of e is less than 1 for ellipse. ठीक है बेटा? तो इलिप्स के लिए इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, और इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, देखिए इस तरह से, PS ओवर PM। वहाँ भी मैंने यूज़ किया था यही पैराबोला में भी। और इसेंट्रिसिटी क्योंकि रेशो है तो पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा, लेस देन 1 हो जाएगा। और इसको हम लोग दिखाएं कैसे, मतलब देखा जाए तो एक फिगर में अब बना लेता हूँ, फिर स्टैंडर्ड भी बनाएंगे। अभी मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बनाया बेटा, है ना? मैं इसको ऐसे करके डिनोट नहीं कर रहा कि ये वाई एक्सिस है एक्स एक्सिस है।
मान लीजिए फोकस पॉइंट यहाँ पर है, ये वेरिएबल पॉइंट है और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ये स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये तो पी एस होगा और ये आपका पी एम होगा। तो ये जो रेशो है वो स्मॉल ई होगा, जिसमें कि स्मॉल ई लेस देन 1 हो जाएगा। इसकी बेटा दो तो फोकस पॉइंट होते हैं, इसलिए हम इसको फोकाई प्लूरल पे बोलते हैं। दो ही डायरेक्ट्रिक्स होते हैं बेटा, और हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये S1 है, तो ये पॉइंट आप ऐसे ले लीजिए और यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए M1 है, तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं PS1 ओवर PM1 इज इक्वल्स टू E। दोनों में से कोई सा भी पॉइंट हम यहाँ पर ले सकते हैं। अब ये बात क्लियर है आप सबको बेटा? पहली डेफिनेशन हाँ सम ऑफ डिस्टेंसेस के लिए थी, दूसरी रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन। फिक्स्ड लाइन को हमने डायरेक्ट्रिक्स बोला है, ये अंडरलाइन है देखो। फिक्स्ड पॉइंट को हमने फोकस पॉइंट बोला है, और मैग्नीट्यूड ऑफ कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई एंड कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। अब मैं यहाँ पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा जैसे मान लो अब कोई मुझे क्वेश्चन दे दे यहीं इसी सीट पे कि फाइंड फाइंड इक्वेशन ऑफ ellipse whose focus point is at 3,9, one of the directrix। आप सोचोगे भी एनसीईआरटी का कुछ नहीं आ रहा है, आएगा वो भी। अभी मैं थोड़ा सा अपने व्यू अपने तरीके से इसको थोड़ा समझा रहा हूँ। फाइंड इक्वेशन ऑफ ellipse whose focus point is at 3,9 and one of the directrix is given as x plus y is equals to 3 and eccentricity is 1/2। तो बेटा अगर जो हमें एक डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, फोकस पॉइंट गिवन है, इसेंट्रिसिटी गिवन है, तो हम लोग सीधे सीधे पी एस इज इक्वल्स टू ई पी एम का यूज कर लेंगे। देखो ये पी एस हो जाएगा और ये ई पी एम हो जाएगा, ठीक है बेटा? इस तरह से। अब जरा मुझे बताओ पी पॉइंट क्या होता है? पी तो एक वेरिएबल पॉइंट होता है जिसे हम लोग एक्स कोमा वाई कहते हैं, ठीक है ना? और यहाँ पर देखिए अब कैसे कैसे रखे हैं हम इसको। जैसे पी एस कैसे लिखोगे? ये लिखोगे एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 9 का होल स्क्वायर, y माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसेंट्रिसिटी हमारे पास 1/2। और बेटा पीएम का मीनिंग है कि हम इस वेरिएबल पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसको कैसे लिखा जा सकता है? x प्लस वाई माइनस 3 मॉडुलस एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, है ना? नाउ स्क्वायर both of the sides and get the equation। समझ में आ रही है बेटा बात? तो यदि आपको इलिप्स के लिए एक फोकस पॉइंट दिया जाए, उसके बाद हमें डायरेक्ट्रिक्स दी जाए, इसेंट्रिसिटी दिया जाए, तो दिस वन इज द फॉर्मूले कि हम लोग पी एस इज इक्वल टू ई पी एम कहते हैं, ठीक है बेटा? ये अब देखो ये जो हमने फिगर देखी है, ये वाली फिगर, मैं इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं लिखा। मैं यहाँ पे कुछ जनरल चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो पैराबोला से जो मैं यहाँ पर बोरो कर रहा हूँ एक तरह से। बेटा जैसे यहाँ पर देखो ये जो है एक्सिस, इस एक्सिस के लिए इलिप्स दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक वर्टिकल एक्सिस भी है,
ये भी इसकी एक्सिस है, बट आप देख रहे होगे कि एक एक्सिस तो लेंथ में बड़ी है और एक लेंथ में छोटी है, तो इसी पर इसके नाम भी लिखे गए हैं। एक मेजर एक्सिस होता है और एक माइनर एक्सिस होता है। अब जैसे मान लो मैं अभी आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन कराऊंगा, और मैंने पैराबोला में भी कहा था, और स्टैंडर्ड को लेकर मैंने एक बात कही थी आपसे कि हम स्टैंडर्ड उसको कहते हैं व्हेन वी मेक समथिंग फिक्स अबाउट द कर्व। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फिलहाल दो चीजें आप देख पा रहे होंगे, एक एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और एक एक्सिस वर्टिकल है। जो बड़ी है लेंथ में उसको मेजर एक्सिस कहते हैं, जो छोटी है उसको माइनर एक्सिस कहते हैं। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई। अब जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोला जाता है, और यदि वर्टिकल है तो उसको वर्टिकल इलिप्स बोल देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, इसमें अब हमें और क्या पढ़ना है, फोकस पॉइंट आपको विजिबल है, दो डायरेक्ट्रिक्स आपको विजिबल हैं, एक बेटा हमने डायरेक्ट वो लेटेस्ट रेक्टम और बताया था, कुछ याद कीजिए, याद आया ये कुछ सिर्फ लेटेस्ट रेक्टम? पैराबोला के अंदर। हाँ उसमें, यस सर। हाँ क्या था बेटा वो, हमने क्या कहा था, पैराबोला। एक कॉर्ड होती है, एक मतलब डबल ऑर्डिनेट, है ना? यस सर। अच्छा, डबल ऑर्डिनेट होती है एक, और दूसरा वो फोकस पॉइंट से पास करती है, और जो एक्सिस है उस पर परपेंडिकुलर होती है ना? ये 3 कंडीशन थी। हाँ हाँ हाँ, एक तो वो कॉर्ड या उसको डबल ऑर्डिनेट कहिए, दूसरा वो फोकस पॉइंट से पास होती है, तीसरा वो एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है। अब वहां तो सिर्फ अनडिस्प्यूटेड एक ही एक्सिस था, लेकिन यहाँ जो एक्सिस हैं वो दो हैं, तो फिर हम एक्सिस किसको कहेंगे एलिप्स का? यदि मैं आपसे ना मेजर कह रहा हूँ ना माइनर कह रहा हूँ, सिर्फ एक्सिस कह रहा हूँ, तो जो मेजर एक्सिस है दैट विल प्ले द रोल ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक्सिस पूछा गया है तो आप किसका नाम लेंगे? मेजर एक्सिस का नाम लेंगे। बात समझ में आई बेटा? ये चीज आप अच्छे से समझिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टैंडर्ड इक्वेशन पर चलते हैं। देखो बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ या स्टैंडर्ड इलिप्स, इसके बारे में क्या स्ट्रक्चर है? लेट वी कंसीडर एन इलिप्स whose major axis is along x-axis and center is at origin. अब यदि आपने सेंटर ओरिजिन पे बोल दिया तो एक एक्सिस तो ये हो ही जाएगी, तो वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगी। मतलब अब आप सीधे सीधे एक ऐसे एलिप्स की बात कर रहे हो जो ओरिजिन पर सेंटर्ड है, और ये इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पर भी एक डायरेक्ट्रिक्स, और इसके बेटा एक के कोऑर्डिनेट तो ए ई कॉमा जीरो होते हैं और एक के माइनस ए ई कॉमा जीरो होते हैं। मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूँ आपको, थोड़ा टाइम भी शॉर्ट है और मैं समझता हूँ वो अननेसेसरी है फिलहाल। S1 S2 बस एनसीईआरटी में एक चेंज है बेटा, एनसीईआरटी में उन्होंने इसको सी लिख रखा है, तो हम फिलहाल यहाँ पर इसको ए ई लेंगे, और सी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वहाँ सी कॉमा जीरो और माइनस सी कॉमा जीरो के नाम से पढ़ेंगे आप, लेकिन मैं इसे आपको यहाँ पर ए कॉमा जीरो और माइनस ए कॉमा जीरो डायरेक्टली पढ़ाऊंगा, मतलब है वही सी बराबर ए। एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे इस तरह से पढ़ेंगे। अच्छा जी, वजह क्या है? क्योंकि जब मैं कॉम्पिटिटिव का पढ़ाऊंगा ना तो आपको कहीं भी किसी भी ऑथर की बुक में C0 का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं मतलब मेन इसको रखता हूँ कॉम्पिटिटिव वाले को, और एनसीईआरटी को साइड में इनसेट में लिख देता हूँ कि भाई वहाँ पे C कॉमा जीरो मिलेगा आपको। तो आई थिंक आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा, क्यों? ठीक रहेगा ना ये? अब ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये भी एक डायरेक्ट्रिक्स है बेटा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x बराबर a अपॉन ई,
यहाँ होती है -a/e। ये सब क्या मतलब हम कैसे ला पा रहे हैं इनको? ये इस तरह से ला पा रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको क्या दिया हुआ है कि PS/PM इज इक्वल्स टू E। तो ये मान लो P घूमते घूमते यहाँ तक आ गया, ये वाला पॉइंट है A, और ये मान लो A डैश है। इनको हम लोग वर्टिसेस कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग, बोलो देखो छोटा सा बना के दिखाता हूँ। एक्सिस जहाँ वर्टेक्स था यार, ये जो एक्सिस है, सॉरी ये जो एक्सिस है कर्व को जहां पर मीट कर वर्टिसेस भी होंगे, तो ये P समटाइम मूव करते करते A पर भी आएगा। तो ये डिस्टेंस और इसका ये डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो E के बराबर है। तो आप देख सकते हो बेटा, ये दोनों रेशियो E आएंगे, इसलिए E इन्वॉल्व हो जाता है। तो अब जरा इसकी इक्वेशन ले आइए। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स आप पढ़ेंगे PS1 इज इक्वल्स टू, इसे मैं M1 माने लेता हूँ, EPM1। तो मैं इसको प्रूफ जरूर करके दिखा दूंगा आपको, क्योंकि ज्यादा शॉर्ट करूंगा तो दिक्कत होगी। PS1 बेटा लेके आओ इसको, ये x माइनस ए होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर, ये लाइन देखो ये रही, x माइनस ए अपॉन एज इट इज आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और e यहाँ पर हमने लिख दिया। e कौन सा वाला? ये वाला। pm कैसे आया बेटा? जब हम किसी भी पॉइंट से एक लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन एज इट इज कॉपी हो जाती है, मॉडुलस हो जाता है, और डिवाइड बाय x कोफिशिएंट का स्क्वायर, y कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसे करके। अब इस स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करके अंडू हटा दीजिए। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली भी लिखना चाहेंगे, 2xAE प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ ये ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर माइनस 2xA अपॉन ई, ऐसे करके। ई स्क्वायर की इनसाइड मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ओ यार ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर 2xAE प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया बेटा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2xAE हो जाएगा। आप देख रहे होगे ये सब कैंसिल आउट हो गए। अच्छा एक काम करो, कलेक्ट करो टर्म्स को जो लाइक टर्म्स हैं, जैसे एक्स स्क्वायर और दिस, एक्स स्क्वायर कॉमन लो, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉमन लो, 1 माइनस ई स्क्वायर। अब डिवाइड बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर टू मेक इट 1 एक्चुअली, और कोई रीजन नहीं है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब लेट ये जो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर है, इसी को आप बी स्क्वायर मान लीजिए, ये एज ए फॉर्मूले भी वर्क करेगा आपके लिए। ए स्क्वायर ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ऐसा क्यों हम बी स्क्वायर ही क्यों मान रहे हैं बेटा? क्योंकि आपने लिखा था अभी कुछ देर पहले कि ई जो है वो लेस देन 1 है, तो 1 माइनस ई स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये पॉजिटिव, तो कंफर्म पॉजिटिव वैल्यू है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग एलिप्स की इक्वेशन को ले आते हैं, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस लाइज एट एक्स एक्सिस, बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर a जो है वो ग्रेटर देन b है, और ये रिलेशन आप अच्छे से तैयार करके रखिए, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर। इसी को यदि मैं आगे ले जाऊं तो एनसीईआरटी हमें क्या बताती है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, या ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको याद होगा बेटा एनसीईआरटी वाला रिलेशन, ध्यान आ गया ना? हाँ, तो है सब कुछ वही। वहां पे क्या होता है, एनसीईआरटी में दो चीजें आपको डिफर मिलेंगी बस। एक तो जो मैंने लिखा है
वो डायरेक्टली यहाँ पे ए ही लिखा है, वहाँ सी लिखा होगा। एक मैंने ये रिलेशन में प्रमोट करूंगा, ये वाला, इसको आपको याद कराऊंगा, वो एनसीईआरटी के पर्पज से याद रखना आप। अच्छा जी, तीसरा एक डिफरेंस क्या आएगा कि मैं जैसे ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल 1, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो यहाँ ए बड़ा होगा, और यदि वर्टिकल एलिप्स होगा तो मैं बी को बड़ा करूंगा। जबकि एनसीईआरटी में क्या मिलेगा आपको कि वो लोग वर्टिकल एलिप्स के केस में एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर लिख देते हैं। यस ओह सर। सॉरी, है ना, यहाँ मैं चेंज करूंगा थोड़ा सा। मेरे लिए एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर ही रहेगा, वाई, क्योंकि मुझे फिर ना फॉर्मूलेज की सेटिंग करने में थोड़ी दिक्कत होगी। एनसीईआरटी में तो लिमिटेड पोर्शन है तो वो उसमें सेटिंग कर लेते हैं, लेकिन जब मैं टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। बस उसी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरे लिए एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर ही रहेगा, वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर रहेगा। मैं दो बातों पर डिस्टिंग्विश करूंगा कि ये हॉरिजॉन्टल तब रहेगा जब ए ग्रेटर देन बी है, और वर्टिकल तब रहेगा जब बी ग्रेटर देन ए है। एलिप्स में ए ही ग्रेटर होता है। वो कहते हैं एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी क्वांटिटी है तो वो ए स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी क्वांटिटी है तो वो ए स्क्वायर है। समझ रहे हो आप? यस सर। हाँ, तो यहाँ आपको थोड़ा सा अपना चेंज करना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो एक ही क्वेश्चन को चाहे दो तरीके से करके दिखा दूंगा आपको, लेकिन मुझे पढ़ाना ऐसे ही है जैसे मैंने ये बताया आपको कि मुझे एक्स के नीचे ए ही रखना है और वाई के नीचे बी ही रखना है। जैसे मैं आगे लिख देता हूँ इस बात को, मतलब मैं ऐसे आपको ये डिस्टिंग्विश कराया करूंगा कि इलिप्स हमारे लिए फिक्स हो चुका है, ये वाला। नंबर एक, यदि ए ग्रेटर देन बी है तो हॉरिजॉन्टल, और यदि ए लेस देन बी है तो वर्टिकल। एनसीईआरटी में ये है कि भाई यदि y के नीचे बड़ी क्वांटिटी है तो वर्टिकल, बड़ी क्वांटिटी है ए स्क्वायर उनकी, ठीक है जी। तो बेटा यहाँ थोड़ा सा आपको जरा मतलब केयरफुली स्टेप लेना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ समझ गए होंगे आप सब बच्चे, ठीक है। यस सर, लेकिन सर बहुत लंबी है लेकिन बहुत लंबी सी है इसकी। कौन सी वाली? इसके बाद लंबी सी है डेरिवेशन इसकी। अच्छा, तो सर कोई काम की हाँ आती है थोड़ी क्या? सी डेरिवेशन देन, मुझे इसकी जो डेरिवेशन है। नहीं नहीं ज़्यादा, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा लिए नहीं है आपको, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डेरिवेशन लिए नहीं है। जैसे ये नहीं दिखाया मैंने आपको कि ये ए अपॉन ई और ए ही क्यों हुआ, वो थोड़ा समझ में भी आ जाएगा जब आप ई को यहाँ मूव करा के रेशियो लेगो ना इसका, तो आप सर्टेनली ई टाइम करोगे तो वो ई टाइम तो हो ही जाएगा। भाई आप ये देखो, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का ई टाइम होनी चाहिए बस। तो इसलिए हमने यहाँ ए लिया तो यहाँ ए ही हो गया और यहाँ ए अपॉन ई हो गया, ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, अब हम फॉर्मूले कैसे फिर डिस्कस करें। अब जैसे देखो, क्योंकि आप एनसीईआरटी से थोड़ा सा हट रहे हो इसलिए थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा हमें, और कुछ नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा एक वो बनाना चाहूँगा आपके लिए, टेबल बनाना चाहूँगा। मैंने यहाँ पर एलिप्स लिखा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और बोल दिया ए ग्रेटर देन बी। दूसरा, मैं यहाँ पर कहूँगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और बोल दूंगा ए लेस देन बी। इसका नाम है हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और इसको आप लोग लिखेंगे बेटा वर्टिकल एलिप्स। थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ वर्टिकल कैसे बनेगा, ऐसे करके, ऐसे करके बनेगा। ए अपनी जगह पर रहेगा, जैसे ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0। अब ये 0 बी हो जाएगा, देखो 0 बी, 0 माइनस बी, सेंटर वही रहेगा। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन बदलेगा, जो पहले ए ई रहता था अब वो मेरे लिए 0 बी ई बनेगा, और वो बनेगा 0 कॉमा माइनस बी। बस तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है और कुछ नहीं खास। एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटना पड़ेगा बेटा। देखो, अब जैसे सबसे पहला टर्म है वर्टिसेस,
वर्टेक्स इसके होंगे प्लस माइनस a, 0 और इसके होंगे 0, प्लस माइनस b। क्लियर है बात? अब वहां पे क्या होता, एनसीईआरटी में 0, प्लस माइनस a हो जाता है बस, क्योंकि वो कंपैरिजन किससे करते हैं, ग्रेटर वैल्यू को a स्क्वायर से कंपैरिजन करते हैं। बोलो बेटा। यस सर। सेकंड में फोकाई, फोकाई यहाँ पर होगा प्लस माइनस a, 0 और ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस b। थर्ड में डायरेक्ट्रिसिस, यहाँ x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e है। अब वहाँ पता है क्या चेंज हुआ करेगा वर्टिकल में, जो चीज़ें x के लिए स्टैंड करती हैं वो तो y के लिए स्टैंड करेंगी, जो a होती थी वो b हो जाएगी। बस ऐसे करके आप ये मंत्रा याद कर लो। और जैसे मुझे इक्वेशन रीराइट करनी है तो जरा बोलोगे क्या लिखूं अब? y इक्वल्स टू प्लस माइनस b e b भाई बाई वाह, e। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, मैं एल आर लेटस रेक्टम क्यों लिख रहा हूँ? सर्टेनली यदि हम देखें तो देखना जरा, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया, तो x इज इक्वल टू माइनस ए, और यहाँ पर x इज इक्वल टू ए। तो देखिए आप, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। यहाँ कंफर्म क्या हो जाएगा, बी। समझ में आती है बात? सर सी हो गया ना, तो सी बन गया। हाँ सही देखा जाए तो सी हो गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम याद कर लो बेटा, जैसे 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, तो यहाँ बताना क्या क्या लिखना चाहिए हमें? 2a स्क्वायर अपन b। भाई वाह, ये चीज आप समझ गए ना तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये कैसे आते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी पैराबोला में समझा रखा है, इसलिए मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा, सिर्फ हमें सॉल्यूशन करना है। तो अब क्या लिखूं बेटा, एक तो ये इंटरचेंज होंगे, दूसरा ए और बी भी चेंज हो जाएंगे। क्या कहते हो भाई, जो यस x सर। था वो y बनेगा, जो y था वो x बनेगा, दूसरा a के प्लेस पे b यूज होगा, b के प्लेस पे a यूज हो जाएगा। सेवेंथ में मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस x एक्सिस होगा, लेंथ 2a होगी और इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होगी। जो माइनर एक्सिस है वो y एक्सिस होगा, लेंथ 2b होगी और इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होगी। डन बेटा। अब आप ये समझ लीजिए कि ये वैल्यू इधर तो मेजर एक्सिस हो जाएगी और ये इधर क्या हो जाएगी, माइनर एक्सिस। तो पहले आप मुझे बताओ कि इलिप्स की एक तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई दो तरह से, PS1 PS2 का सम फिक्स है, कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट वैल्यू मेजर एक्सिस की लेंथ होती है। S1 S2 फोकस पॉइंट्स होते हैं और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस k से लेस होना चाहिए। उसके आगे हमने बताया आपको कि जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हैं वो भी चेंज हो जाते हैं इस तरह से। दूसरा PS बराबर EPM बताया था। और हाँ, ये रिलेशन और देख लीजिए, यहाँ अगर जो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर है, तो यही रिलेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ सी का रोल कौन प्ले करेगा, सी का रोल तो बी प्ले करेगा ना बेटा, समझ रहे हो? यस सर। भाई वहां तो सी बराबर ए ही था, यहाँ सी बराबर बी हो जाएगा, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। एक टर्म और लिख लो आप जरा 9th नंबर पे, फोकल डिस्टेंसेस।
फोकल डिस्टेंसेज जो होते हैं वो होते हैं a प्लस माइनस ई एक्स, यहाँ लिखना है, और यहाँ b प्लस माइनस ई वाई, ये लिखना है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंसेस होते क्या हैं? जब हम लोग एक एलिप्स बनाते हैं और उसका कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट हम उसके सरकमफेरेंस पर ले लें, तो फोकस पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फोकल डिस्टेंस कहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट एक फोकस डिस्टेंस को हम लोग किसी पॉइंट का, यदि हमें एब्सिसा पता है, मेजर एक्सिस से ए पता है और इसेंट्रिसिटी पता है, तो हम डायरेक्टली ला सकते हैं विदाउट हैविंग कंप्लीट कोऑर्डिनेट्स। तो ये कहीं पे काम आ सकता है, इसलिए इसको याद रखें, a प्लस माइनस ई एक्स, बी प्लस माइनस ई वाई। तो ये 9 कंसर्निंग फॉर्मूलेज हैं। पहले मैं इन्हीं को लेकर थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करूंगा बेटा, ठीक है? यही एनसीईआरटी का पैटर्न है सारा, यहाँ तक एनसीईआरटी है, कोई शिफ्टिंग नहीं, कुछ नहीं। नेक्स्ट सीट पे मूव कर जाए हम लोग। यस सर। देखो, जैसे क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ जिससे आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए। मान लीजिए हमसे कहा जाए 4x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, डिस्क्राइब इट कंप्लीटली। डिस्क्राइब इट कंप्लीटली का मीनिंग है कि आप इसकी फिगर भी बनाइए, जो भी 8-9 पॉइंट्स आप जानते हैं वो सारे के सारे लिखिए। तो मैं एक बार तो जो मैंने अपनी लिस्ट बनाई है उसके हिसाब से लिखूंगा। जैसे x² ओवर 1/4 लिखना पड़ेगा बेटा, हमें x² कोफिशिएंट 1 चाहिए होता है, तो उसको नीचे लाना पड़ेगा। y² के नीचे ऑलरेडी 1 है, ये हो गया। तो इसकी कंपैरिजन किससे होगी? x² ओवर a² y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। आप देख रहे होगे एनसीईआरटी में यहाँ चेंज आ गया, वो इसको लेते हैं a²। तो a² इज इक्वल टू 1/4 है, b² इज इक्वल टू 1 है। मैं लिखूंगा a लेस देन b, और यहाँ पर बोल दूंगा कि ये वर्टिकल एलिप्स है। एक तो ये बात हो गई। सबसे पहले मुझे अब इसमें a² इज इक्वल टू b² ऑफ 1 माइनस e² यूज करना चाहिए इसेंट्रिसिटी लाने के लिए। ये ध्यान रखें, चेंज हो गया, पहले b² बराबर a² था, अब a² बराबर b²। बैकग्राउंड में क्या याद रखिए, a² बराबर b² और माइनस c², लाइक। तो देखिए, वहाँ a² बराबर b² प्लस c² होता था, यहाँ पे मेरे लिए b² बराबर a² प्लस c² होगा। लेकिन आप ज़्यादा उलझिए मत इसमें, बस आप ये याद रखिए कि हमें तो एक रिलेशन ये समझाया गया है वर्टिकल के लिए। वर्टिकल के लिए फॉर्मूले की लिस्ट याद करिए आप, बाकी के लिए अप्रोच कर लीजिए। अब मुझे ये आता है बस, मुझे सॉरी मैं गलत बोल गया था, हॉरिजॉन्टल के लिए। वर्टिकल के लिए आपको अपने आप से फैब्रिकेट करना है। जैसे अब मुझे बी को तो क्या रखना पड़ेगा भाई, बी को ए रखना पड़ेगा, ए को बी रखना पड़ेगा, ई अपनी जगह पे फिट। ये आ देखो, अब रखो जरा 1/4 इंटू 1 माइनस e²। तो ई की वैल्यू मैं समझता हूँ बेटा √3/2 आ जाएगी। थोड़ा सा भी हम लोग ये ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा। e² की वैल्यू 3/4 हो गई, √3/2। एम आई राइट? यस सर। अच्छा जी, एक एक करके सारी चीजें बेटा बताते रहो। सेंटर, सेंटर कहाँ से मिलते हैं? यहाँ से मिलते हैं। जो अंडर स्क्वायर लीनियर फैक्टर है उसको 0 के इक्वल रखिए, कोई शिफ्टिंग नहीं है, x बराबर 0 आएगा, y बराबर 0 आएगा, सेंटर 0 0 हो गया। ये मतलब ये बेसिक एलिप्स है। दूसरे नंबर पर फोकाई लिख दीजिए। फोकाई होती थी प्लस माइनस a,0। आई एम रॉन्ग हेयर, क्या गलती है बताना? सर बी आएगा, बहुत सर बढ़िया, 0,b। एकदम ठीक। 0, प्लस माइनस बी ई, तो ये हो गया बच्चों 0, प्लस माइनस बी है 1 और ई है √3/2। तो दैट मीन्स 0, प्लस माइनस √3/2। ये आ गया जी आपका फोकाई। तीसरे नंबर पर मैं इसकी डायरेक्ट्रिसेस लिखना चाहूँगा। डायरेक्ट्रिसेस y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई आएगा, कोई शिफ्टिंग नहीं है। प्लस माइनस b कितना है अपने पास, 1 है, ई √3/2 है, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3।
4th नंबर पर मैं वर्टिसेस लिखूंगा। वर्टिसेस बदल जाएंगे अब 0, प्लस माइनस बी। हमें कौन से याद है? प्लस माइनस ए, 0 याद है। वर्टिकल के लिए पहली बात इंटरचेंज, देन ए एंड बी चेंज। ये हो गया बेटा 0, प्लस माइनस 1। 5th नंबर पे इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बदला हुआ है, ध्यान रखिए। y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस b1 हो गया, √3/2 हो गया। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करते हैं। ये था बेटा 2b, क्या था भाई, 2a² b। चेंज हो गया ना वर्टिकल के लिए, यस सर। 1/4/1। तो ये बेटा 1/2 हो जाएगा। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला था वो ये था कुछ, a² b प्लस माइनस b। पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। a² 1/4 है, b1 है √3/2। तो फाइनली प्लस माइनस 1/4 कहाँ से प्लस माइनस 1/4, और यहाँ हो गया आपका प्लस माइनस √3/2। ठीक है जी। अच्छा, एक जरा बेटा ये बताना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा यहाँ पर? वो 2 भी होगा इस बार, तो 2 × 1 2 हो जाएगा। इक्वेशन y एक्सिस का x बराबर 0 होता है क्योंकि ये वर्टिकल है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, वो 2a हो गया, तो ये 2 × 1/2 1 हो जाएगा, और इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 0। तो ये बताओ बेटा, इस क्वेश्चन के बारे में आपको क्लैरिटी है? मैं आप सबसे फिर ये चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी में और इसमें आने वाले डिफरेंस को अच्छे से समझ लें। किसी भी पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलें। ए और बी को लेकर अच्छे से कॉशियस होकर अच्छे से समझ लें। बोलो बेटा। सभी बच्चे बताएं मुझे कि उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। चलिए, तो इस तरह से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिगर हम इसकी बना ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग एक क्वेश्चन और लेना चाहेंगे बेटा। जैसे देखिए, x² प्लस 3y² माइनस 9y और -2 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारे पास और हमसे कहा गया है डिस्क्राइब इट कंप्लीटली। ये तो कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है। पहले मुझे x² को कलेक्ट करना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा बेटा। 3 कॉमन लेना चाहिए और 2 को राइट साइड में डिफर कर लेना चाहिए। अभी भी स्टैंडर्ड नहीं बना, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x में भी होता तो उसमें भी करना पड़ता बेटा, है ना। अच्छा बताओ, मुझे इसमें क्या ऐड करना चाहिए? 3 का हाफ कितना हो जाता है? 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर कितना होगा? 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा।
हाँ जी, तो इधर 9/4 है, तो बेटा कितना ऐड करूं, राइट साइड में कितना ऐड करूं बताओगे आप मुझे? भाई क्या 9/4 27/4। भाई आपने 9/4 इनसाइड ऐड किया था, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई भी एप्लीकेबल है, तो 3 9 या 27/4 तब बैलेंस होगा बेटा ये। ठीक है, अभी क्लियर है आप सब बच्चों को? yes sir उसके बाद में 8, ये 35/4, लेकिन मुझे अब यहाँ पे 1 बनाना है, तो 35/4 को लाना पड़ेगा इधर, तो x² / 35/4 प्लस y - 3/2 का होल स्क्वायर ओवर 35/4। इसका क्या करें, ये जो 3 है, इस 3 को नीचे ले आते हैं, 12 हो जाएगा वो। वो 12 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब यदि मैं देखूं, कंपैरिजन करूं, तो x² ओवर a² प्लस y माइनस के होल स्क्वायर ओवर b² इज इक्वल्स टू 1 टाइप का ये फॉर्म हमारे पास बनता है, जिसमें से a² तो 35/4 है, b² 35/12 है, और h 0 है। वैसे मुझे यहाँ पे x - h होल स्क्वायर लिखना चाहिए, ताकि आपको 1% भी प्रॉब्लम ना आए इसमें, और h को आप क्या डिक्लेयर कर पाओगे, 0 है। अच्छा है जी, तो h 0 है और k बराबर 3/2 है। आपको इन दोनों का रोल पता है कि जो कंसर्निंग इक्वेशंस होते हैं फॉर्मूलेज में, उसमें x को x - h और y को y - k से रिप्लेस करना पड़ता है, और जो कोऑर्डिनेट्स होते थे उनमें h और k को ऐड करना पड़ता है, जबकि ये हमने पैराबोला में सिखाया था आप सब बच्चों को। तो h की वैल्यू पता है। अच्छा, कंपैरिजन किससे होती है, x - h होल स्क्वायर y - k, ऐसे हमने वहां भी कहा था आपसे। अच्छा एक बात, अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, बल्कि सॉल्यूशन ही कर रहे थे। तो a ग्रेटर है इस बार b से, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स डिक्लेयर हो गया। हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोला जाएगा। अब सबसे पहला हम कुछ नहीं सोचेंगे, सबसे पहले हम इसेंट्रिसिटी लाएंगे। आपको जरूर यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, एनसीईआरटी में इस बात को लेकर आसानी है कि वो एक ही रिजल्ट देते हैं आपको, a² = b² + c², उससे बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आप कहोगे अरे तो बार बार स्विच करना पड़ रहा है, अब हॉरिजॉन्टल हो गया तो देखो b इधर आ गया, इधर आ गया, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि ये हमें आगे कंफर्टेबल लगेगा और हमारे लिए ठीक रहेगा आगे के लिए। देखिए, b² रखिए 35/12, 35/4, 1 - e², और फटाक से मुझे e की वैल्यू बता दो, इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं करना चाहते इसको, बताना बेटा। ये आपको थोड़ा सा क्विक करना पड़ेगा बेटा अपना अप्रोच है ना, ये सर आ गया। कैलकुलेशन है ना, इस तरह से। अब एक एक करके वो सारे पॉइंट बताओ मुझे। सबसे पहले वर्टेक्स के बारे, उसके चलो वर्टेक्स लिख दिया मैं, वर्टेक्स के बारे में बताओ। ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स से किस टाइप के वर्टेक्स होते थे, इस ए टाइप मैन के। वो ए कंप्यूटर। हाँ, लेकिन अब मैं क्या करूं, यहाँ पे तो कोई एडिशन होगा नहीं, तो प्लस माइनस √35/2 रहेगा, लेकिन यहाँ कुछ ऐड होगा, जीरो के साथ क्या एडिशन होगा, के का एडिशन होगा, एच का मीनिंगफुल नहीं है क्योंकि एच तो जीरो है। अब ये बात जब समझ जाए तो मुझे बताओ, आप पहले एक्सप्लोर करो। कोई भी कंफ्यूजन है मुझे पूछो। कोऑर्डिनेट्स में x के साथ में h का एडिशन हो जाएगा और y के साथ में k का एडिशन हो जाएगा। h क्योंकि जीरो था तो यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं आया, यहाँ पे k 3/2 जीरो के साथ ऐड हो गया। और जो इक्वेशंस आएंगे, जैसे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, लाइक वहां पे x की जगह पर x - h और y की जगह पर y - k यूज होगा। अभी क्लियर है आपकी बात यहाँ तक? यस सर। अच्छा, तो सेंटर बता दो आप मुझे।
सेंटर क्या होता था? 0 0 होता था। अब क्या हो जाएगा? h कॉमा के। हाँ, और h 0 है और k 3/2 है। तीसरे नंबर पे फोकाई आते थे हमारे पास। फोकाई होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो इस पे तो कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं। प्लस माइनस ए ई, ए है मेरे पास अंडरूट 35/2 और अंडरूट 2/3। यहाँ श्योर हमारे पास k का एडिशन हो जाएगा, और k का एडिशन होने का मतलब है ये। तो ये वैल्यू प्लस माइनस अंडरूट 2 टाइम, तो अंडरूट 35/6 कॉमा 3/2। लेकिन जो फोर्थ, यदि हम डायरेक्ट्रिसिस को लेकर बात करें तो डायरेक्ट्रिसिस क्या होंगे इसके, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स में x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई होता है। तो ये किसके इक्वल होंगे? x को तो x ही रखना पड़ेगा। प्लस माइनस ए कितना है अपने पास? 35/2 और ई हमारे पास अंडरूट 2/3 है। प्लस h। तो h तो 0 है बेटा, है ना? यस सर। तो देखना मैंने ऐसे करके लिखा है, आपको समझ में आया? x इज इक्वल टू प्लस माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 105। देखो अंडरूट 3 अंडरूट 35 के साथ मिलके 105 हो गया। उधर 2 अंडरूट 2 बच रहे थे नीचे, तो मैंने उसको ना अंडरूट 8 कर दिया, आप जानते हैं। यस सर। इस तरह से। और बाकी के पॉइंट आप ले आएंगे ना? यस सर। सॉल्व फॉर रेस्ट ऑफ द पॉइंट। यस सर। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो आपको इससे ये भी आइडिया आया कि यदि कोई इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल 1 के फॉर्मेट में नहीं लिखी है, तो पहले मुझे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम आगे का ऑपरेशन करेंगे। अब इसमें बेटा जो इसकी म्यूचुअल कंडीशंस हैं एलिप्स की, वो आप जरा ध्यान से देख लीजिए। जो इनके पॉइंट्स की म्यूचुअल डिस्टेंस होती है, लाइक वो सब चीजें हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहाँ ए कॉमा 0 होता था, यहाँ माइनस ए कॉमा 0 होता है। तो सबसे पहला फैक्ट जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। टू ए, सब कुछ हम बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल के लिखेंगे। वर्टिकल आपको स्विच करना आता है, ए को बी लिखना है सिर्फ, और इक्वेशंस में एक्स को वाई लिखना है। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिस, मिड पॉइंट दूसरा नंबर, मिड पॉइंट ऑफ फोकाई vertices and intersection points of directrix and axis be the center point of ellipse. Am I right? ये है ना बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा था? जैसे ये a कॉमा 0 है, माइनस a कॉमा 0 है, तो इनका मिड पॉइंट भी सेंटर है। देखो आप, फोकाई का मिड पॉइंट भी सेंटर है, और डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस के जो कट पॉइंट है ना, मैं ये कह रहा था बेटा। आई होप कि आप समझ में आ गया हो। हाँ, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे a अपॉन ई कॉमा 0, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ऐसा करके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके पास, इसको अच्छे से याद रखें। थर्ड में
directrices, latus rectum, minor axis be the parallel lines. And they all are perpendicular to the major axis. ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए बेटा. डायरेक्ट्रिसेस, लेटस रेक्टम, ये फिगर में दिख भी रहे होंगे. ये सब परपेंडिकुलर हैं एक्सिस पर, है ना, खुद से पैरेलल है. अच्छा, फोर्थ पॉइंट में आप ये देखो कि हमने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इन हाइपर बोला, आपको फिक्स कराया था, आपको याद भी आ रहा होगा. ये सर 4A. तो ऐसे यहाँ पर भी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑलवेज कंपेरेबल विद 2A, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑलवेज कंपेरेबल विद 2B, ऐसे करके इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल. तो क्लैरिटी है इसको लेकर. एक जरा ये और लिख लो, जैसे डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड वर्टेक्स, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स बाय डिफॉल्ट. तो ये हो जाता है a ऑफ 1 माइनस ई. फिर डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स, कॉरस्पॉन्डिंग वो भी, ये हो जाएगा a अपॉन ई माइनस ए ई, या a ऑफ 1 माइनस ई माइनस ई. ये आप देख रहे होंगे, ये सारी डिस्टेंसेस मैंने o से मेजर की हैं. तो मुझे मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a है क्योंकि कोऑर्डिनेट a कॉमा 0 है. फिर ये a कॉमा 0 है, तो a से a सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप. क्या कहते हो बेटा, बताओ. सर समझ नहीं आया ये वाला. कैसे समझो, जैसे आप फिगर में देखिए, ये पॉइंट मतलब ये जो फोकस पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट तो a कॉमा 0 है, ये वाला, और ये a कॉमा 0 है. तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा, ये सारे डिस्टेंसेस ओरिजिन से मेजर किए जा रहे हैं. तो यहाँ से यहाँ तक तो a हो गया. मैं जूम करके दिखा देता हूँ. ये 0 0 है, ये a कॉमा 0 है, और ये वो पॉइंट है जहाँ से मैं डिस्टेंस लाना चाहता हूँ. ये डिस्टेंस लाना चाहता हूँ, तो आप कैसे लाओगे, पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस. ओके सर, आगे. एकदम सिंपल था. तो a माइनस ए. बस ये ध्यान रखना कि ये डिस्टेंसेस ऐड भी हो सकते थे. मतलब मैं आपसे कहा था कि भाई इसका दूसरे से लाओ, तो ये a ऑफ 1 प्लस ई हो जाता. तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है. तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड वर्टेक्स, मैं अब यहाँ पर इसको प्लस माइनस कर देता हूँ क्योंकि मैंने कॉरस्पॉन्डिंग नहीं लिखा है. तो ये ऐड भी हो सकता है. बात समझ में आई. यस सर. इस तरह से. फिफ्थ पॉइंट, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस पॉइंट, वो हमेशा ए से कंपेरेबल होगी. आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये. मिड पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम इज फोकस. फोकस पॉइंट. देखो अब आप पकड़ रहे हो इस बात को, एकदम ठीक है. अब ये काम कहाँ पे आता है, मैं वो बताना चाहूँगा आपको. ये काम कहाँ पे आता है, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ इस तरह का. नेक्स्ट सीट पे मूव कर रहे हैं हम लोग. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने ले लिया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose endpoint of one of the latest rectum be 1, 4
and 1, 12. Find equation of ellipse whose endpoint of one of the latest rectum be 1, 4 and 1, 12. एक तो ये बात इसमें कही गई है, इसेंट्रिसिटी इज 1/2, ये हमसे कहा गया है, और ये इंफॉर्मेशन है मान लीजिए हमारे पास। अब मुझे ये सारा कुछ एक्सप्लोर करना है, कैसे करूं भाई? फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज एंड पॉइंट ऑफ वन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम बी दिस, और E इज इक्वल्स टू आपका 1/2 है। क्या हमारे पास कोई मेथड है जिससे हम लोग कुछ कर सकें? सर पहले से सी निकाल लेंगे, पहले इसका जो सी आएगा ना पहले वो निकाल लेंगे, फोकस पॉइंट। हाँ, फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए सर x1 + x2 अपॉन में सर फोकस पॉइंट 1,8। 1,8 हो गया है ना? यस सर। अच्छा जी। अच्छा, इससे क्या हमें मिलता है? जैसे ये 1, 4, 1, 12, इससे कुछ मिलता तो होगा हमें। 1 इसका मतलब x फिक्स है, तो इसका मतलब लेटेस्ट रेक्टम जो है ना वो वर्टिकल है, मतलब एक तरह से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो ये तो हुआ होगा जब 1, 4 है, उसके ऊपर हमारे पास 1, 12 है, तो लेटेस्ट रेक्टम जो है वो अपने आप में y एक्सिस के पैरेलल है। तो सर्टेनली हमने अभी अभी क्या लिख पाया था कि ये एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। तो एक्सिस फिर कहाँ पहुंच गया? एक्सिस मिडिल पे पहुंच गया, तो एक्सिस पहुंच गया y इज इक्वल टू 8 पे। एम आई राइट? यस सर। तो जो सेंटर है ना, सेंटर जो होता है वो कितने डिस्टेंस पे होता है? ए डिस्टेंस पे होता है। अब वो इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है। ये कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास 1,8। तो जिसकी एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है वो फिर होगा कौन से टाइप का एलिप्स? हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। एम आई राइट? यस सर। और यदि हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा बेटा, तो मैं ई को कैसे कंसीडर करूं? x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बल्कि k तो मेरे लिए फिक्स है, k इज 8। क्योंकि आप खुद देखो जो एलिप्स था, जैसे मैं 1 मिनट यहाँ दिखाता हूँ, आप ही देखिए, वर्टिसेस या फोकस पॉइंट्स या सेंटर, ये सब कहाँ पे लाई करते हैं? ये सब मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं। क्या हमारी बात सही है? यस सर। फोकस पॉइंट, सेंटर, वर्टिसेस, ये सब मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर होगा, सेंटर y इक्वल 8 पे लाई करता है, तो सेंटर का ये तो वैल्यू फिक्स हो गया। अब मुझे एच और चाहिएगा, देखते हैं क्या है। अच्छा, ये बताओ बेटा, मान लीजिए ये एल है, ये एल डैश है, तो एल एल डैश कितना आया? एल एल डैश 8 आया। यस सर। यहाँ से यहाँ तक का हाइट तो 8 ही होगा ना। और वो किससे कंपेरेबल है? वो 2b² अपॉन ए से कंपेरेबल है, आई थिंक। भाई यस लेंथ ऑफ सर। लेटेस्ट रेक्टम 2b² अपॉन ए होता था, क्योंकि हम समझ चुके हैं ये हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल में ये होता था। तो b² इज इक्वल टू 4a हो गया जहां तक मैं देख रहा हूँ। और हमारे पास एक रिलेशन होता था b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e²। तो b² कितना हो गया? b² तो 4a है, इज इक्वल टू a² और 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब एक कट जाएगा, 4 इज इक्वल टू a, और ये 3/4 हो जाएगा, क्योंकि ये तो नॉन जीरो वैल्यू है, मैं काट सकता हूँ। तो a इज इक्वल टू 16/3 हो जाएगा बेटा। जरा इस बात को यहाँ तक पहले समझ के बताओ मुझे। a इज इक्वल टू 16/3, यदि ये ठीक है तो हम आगे चल सकते हैं। सर ई तो सर लेकिन हाफ कैसे आया यहाँ पे? दिया है 1/8 था बेटा, ना? दिया है बेटा, अच्छा सर, ओके। e हमने शुरू में दिया है, e इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा ना। यस सर। अब इसका मतलब ए ई कितना हो गया?
क्योंकि हमें ये बात सिखाई गई है कि सेंटर जो होता है वो ए डिस्टेंस पर होता है फोकाई से, तो ए ई कितना हो जाएगा, ए 8/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो 1 में से 8/3 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1 माइनस 8/3 का मतलब है -5/3, 8, या फिर 1 के साथ 8 को ऐड कर दीजिए 8/3 को, तो 11/3 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर के पॉइंट जो है ना वो फिक्स नहीं है, -5/3 और 11/3। तो हमें यहाँ पर दो आंसर मिलने वाले हैं। एक में सेंटर ये लूंगा एच और के, और ए स्क्वायर मेरे को मिल चुका है ऑलमोस्ट, बी स्क्वायर भी मेरे को मिल ही जाएगा। बी स्क्वायर कितना है 4a, तो 4 इंटू ए है 16/3, 64/3। तो फर्स्ट इक्वेशन जो आएगी वो आएगी x माइनस माइनस प्लस 5/3 होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 256/9 प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर ओवर 64/3 इज इक्वल टू 1। क्या ये बात सही है बेटा? यार सेंटर का आया था, सेंटर का समझ नहीं आया। देखो फिर से देखो, आप जरा सेंटर पॉइंट इस स्लाइड पे वापस जाओ और मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली पर्टिकुलरली ये वाली डिस्टेंस यहाँ सर से ए। लेकर फोकस पॉइंट यही डिस्टेंस होगी ना बेटा? यस सर। तो इसका मीनिंग साफ है कि जो हमारे पास ये जो फोकस पॉइंट निकल के आया है 1,8, इससे या तो आपका ए 8/3 डिस्टेंस इधर या 8/3 डिस्टेंस इधर सेंटर होना चाहिए। यस सर। अब सेंटर, अब देखो, जब हम लोग y इक्वल 8 पर मूव कर रहे हैं तो 8 पर तो कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं, वो तो y इक्वल 8 ही है, तो ऑर्डिनेट पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन एब्सिसा में चेंज आएगा। यदि हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो स्लाइटली हम आई मीन डायरेक्टली 1 से 8/3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग वी आर रनिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो डायरेक्ट डिस्टेंस दिखा सकते हैं हम लोग। 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे आ जाएंगे, 1 में ऐड करेंगे तो आगे चले जाएंगे। क्या ओके कहते सर, आ गया, आ गया सर। हैं? हाँ, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, और बहुत बढ़िया है, आ सकता है इस तरह का। तो दूसरा इलिप्स मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, क्या लिखूं? अच्छा, ये हम कैसे पहुंच पहुंच पाए थे कि इलिप्स इसी कैटेगरी का बनेगा? क्योंकि ये हमने अच्छे से ये 4 पॉइंट्स सीखे हैं, देखो ये वाले, ये सारे लिखे हैं हमने, इसलिए कि आप देखिए जो डायरेक्ट्रिक्स है, लेटस रेक्टम, माइनर एक्स, ये सब परपेंडिकुलर लाइन है। दूसरा, मिड पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम इज फोकस पॉइंट, देखो 6 पॉइंट यदि आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा। और मैंने ये भी लिखा है, देखो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस पॉइंट इज ए ई। तो देखो इसने हमारा काम किया ना अच्छे से। यस सर। तो अब सेकंड रो बता दो आप मुझे, क्या लिखूं? x माइनस 11/3 का होल स्क्वायर ओवर ए में कोई चेंज नहीं है 256/9 प्लस बी स्क्वायर में भी कोई चेंज नहीं है 64/3 और इज इक्वल टू 1। यदि सभी बच्चों को समझ में आ गया हो तो मुझे बताइए, और करके भी देखना है ऐसे क्वेश्चन। पढ़ लो बेटा अच्छे से, कोई पॉइंट नहीं आ रहा हो तो मुझे बोलो। वैसे मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। यस सर, आ गया। और ले लेता हूँ एक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ ellipse whose distance between foci is 10 units, eccentricity is 1/2, and center is at
x is equals to 3 and one of the vertex बहुत बनाना पड़ता है एक्चुअली, एंड वन ऑफ द वर्टेक्स is 10,10. डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, थोड़ा बेटा अभी हो सकता है स्ट्रक्चरली गलत बन गया हो क्वेश्चन अभी, लेकिन मैं करता हूँ पहले, फिर बताता हूँ आपको, कोई करेक्शन तो नहीं करना पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई किससे कंपेरेबल था बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमें कहा ही नहीं है कैसा है, लेकिन 2AE इज इक्वल टू, मुझे क्या कहना चाहिए, 10 यूनिट्स, 2 इंटू ए, और E कितना है, 1/2 इज इक्वल टू 10, तो A इज इक्वल टू 10। थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। एक्स इज इक्वल टू 0। पता है बेटा क्यों किया मैंने ये, आप समझो जरा। यदि मैं 2 स्लाइड बैक जाऊं तो आप मुझे बताओ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और वर्टेक्स कितना होता था, ए होता था, ध्यान करो। डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड वर्टेक्स कितना था, डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड ओ यार वर्टेक्स, वो ए होता है, ए। बेटा समझ रहे हो ना स्लाइड से, ए होता है डिस्टेंस। यस सर। तो अब आप खुद देखो कि ए तो मेरा 10 आ गया, और ए यदि 10 आ गया तो वर्टेक्स और एक्स बराबर 0 के बीच का डिस्टेंस भी कितना आ गया, देखो 10 आ गया ना। तो अब आप मुझे बताओ कि मैं सेंटर को क्या लिखूं। सेंटर लिखने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, फोकस पॉइंट। सेंटर के बारे में बताओ जरा मुझे, क्या लिखूं बेटा मैं। सेंटर होना चाहिए 10,10 वर्टेक्स है और 10 यूनिट डिस्टेंस पर है, तो सेंटर होना चाहिए 0,10। सर कैसे? हाँ, आप ये देखो वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है A,0। भाई पता है क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बन गया। देखिए x इज इक्वल टू 0 पर था, y एक्सिस पर इसका सेंटर है, तो इसका मतलब इसका सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है। अब बात आती है कि मैं इसको क्या लिखूं। अब होता क्या है, सेंटर से मेजर एक्सिस पास करती है ना बेटा, क्या कहते हो, मैं गलत तो नहीं कह रहा, सेंटर से मेजर एक्सिस पास करती है। यस सर। और वर्टेक्स जो होता है वो उससे a डिस्टेंस पर होता है, जबकि a जो आया है वो 10 आया है, तो एक वर्टेक्स तो इधर हो जाएगा, तो इसमें 10 ऐड हो गया, लेकिन मैंने वर्टेक्स दिया है 10,10, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 0, समथिंग में 10 ऐड हुआ होगा। अच्छा, क्यों मैं ऐसा कंफर्म कह पा रहा हूँ, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई हमने दिया हुआ है, सेंटर इज एट x इज इक्वल टू 0 और वर्टेक्स 10,10। अच्छा बेटा एक बात और देनी पड़ेगी, एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये और देना पड़ेगा, वरना हमारा अभी गलत हो जाता क्वेश्चन। तो एक्सिस यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हम लोग वाई पे तो मूव ही नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना, हम एक्स एक्सिस पे तो मूव कर पाएंगे या उसके पैरेलल मूव कर पाएंगे। तो अब मैंने 0 से 10 पर पहुंचने के लिए मेरे पास क्या रास्ता है, बस कि मैं इसको भी 10 डिक्लेयर करूं। इसका मतलब हमारी जो मेजर एक्सिस रही होगी वो y = 10 रही होगी,
तभी तो हम 0 10 से 10 यूनिट डिस्टेंस चल के कहाँ पहुंच पाएंगे, 10,10 पर पहुंच पाएंगे। इसी तरह से हम पीछे आ सकते हैं। यदि मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा तो मैं कहाँ रहूंगा, -10,10 पर रहूंगा। क्या कहते हैं आप बच्चे लोग, बताओ। नहीं समझ में आया वो तो फिर से कहिए, मैं फिर से समझा दूंगा। एक्चुअली क्या है, एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये मैंने बोला। जब एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो फिर हम लोग मेजर एक्सिस हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ऐसे करके जैसे कर्सर घूम रहा है। तो y का वैल्यू फिक्स हो गया, इसका मतलब सेंटर लिखूं या फोकाई लिखूं या फिर वर्टेक्स लिखूं या डायरेक्ट्रिक्स का कट पॉइंट लिखूं, वहां पे y कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया, y इक्वल 10 पर। 10,10 से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ये डिस्टेंस भी 10 आ गया। अब ये देखो, a हमारे पास 10 है तो b की वैल्यू और आ जाएगी। b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है, 100, 1 माइनस 1/4, b स्क्वायर 75। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो आ जाएगा वो x माइनस एच होल स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल है, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है 100, y माइनस 10 का होल स्क्वायर ओवर 75 इज इक्वल्स टू 1। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएंगे। समझ लीजिए अच्छे से, टेक योर टाइम। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2a होता है, 10 से कंपेयर किया, e को रखा, a 10 आ गया। अब हम अच्छे से जानते हैं सेंटर से 10 के डिस्टेंस पर वर्टेक्स होता है, होगा मतलब a के डिस्टेंस पर। अब चैलेंज मेरे सामने ये आया कि एक वर्टेक्स इन्होंने 10,10 दे दिया जबकि एक्सिस पैरेलल है y एक्सिस के, आई एम सॉरी, एक्सिस पैरेलल है x एक्सिस। तो x एक्सिस के पैरेलल लाइंस y इक्वल समथिंग होती है। तो वर्टेक्स इसका मतलब 10,10 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि दिस लाइज एट y इक्वल 10, क्योंकि इसमें हर एक कोऑर्डिनेट्स जो भी, चाहे मैं आपसे कहूँ वर्टेक्स, चाहे सेंटर, चाहे फोकाई, उसमें y वैल्यू फिक्स हो चुका है बेटा। अभी समझे आप इस बात को कि नहीं? जैसे समझ तो आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में। तो अब हम फिक्स हो गए कि हमें y इक्वल 10 ही करना पड़ेगा। तो इलिप्स कैसे बनेगा? इलिप्स ऐसे बनेगा, ऐसे करके हम लोग इलिप्स को बना सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा तो फिर ये क्या होंगे यदि मैं फोकस पूछने लगूं, तो ए डिस्टेंस निकाल लो। ए कितना होगा, यही होगा 10 इंटू 1/2, 5 यूनिट डिस्टेंस। तो पहला फोकस तो हो जाएगा 5,10 और दूसरा फोकस हो जाएगा -5,10। फिर आप कहोगे कि ये क्या होंगे फिर आपके, ये वाले, आई मीन डायरेक्ट्रिसेस। तो क्योंकि ये अभी भी एक्स इक्वल, मतलब सेंटर कहाँ पे फिक्स हुआ है, 0 10, तो ये हो जाना चाहिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ये e। अब a कितना है, 10 है, तो 20। डन बेटा, यस सर। ऐसे करके। और b की वैल्यू कितनी आ रही थी, 75, तो b आएगा √75, तो 5√3। ये कोऑर्डिनेट हो गया 0,5√3 और ये हो जाएगा 0,-5√3, ऐसे करके। ये बात आप अच्छे से बेटा समझिए। तो एलिप्स के फर्स्ट पार्ट में आपको क्लैरिटी है, जिसमें हम क्या क्या सीखते हैं। एलिप्स की डेफिनेशन, PS1 PS2 का सम फिक्स रहता है, एक ये डेफिनेशन, एक PS इक्वल EPM वाली डेफिनेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसके बाद कुछ शिफ्टिंग है तो शिफ्टिंग, वो भी हम लोग इसी के अंडर में सीखते हैं। और इसके बाद हम सिंपली टेंजेंट और नॉर्मल और ऑक्सिलरी सर्किल पैरामीट्रिक इक्वेशन इन पर जाएंगे नेक्स्ट हाफ में बेटा, ठीक है। अब मैं आपको 10 मिनट्स, बल्कि 12 मिनट्स का ब्रेक लेंगे बस, और 6 o'clock एट शार्प
हम लोग वापस मिलते हैं, ठीक है? ओके सर। ठीक है बेटा, 6 o'clock। ऐसे पूछ के अपने ये टाइप हो